तो बेटा आज आपकी जो है न्यू जो है बुक स्टार्ट हो गई है पेपर 3, जो कि आपका जो है सेल्फ के बारे में है, डाइवर्सिटी के बारे में है, इंक्लूसिव एजुकेशन और जेंडर के बारे में है। तो हम हमारी पहली यूनिट स्टार्ट करते हैं। उस यूनिट का नाम है बेटा आत्म के प्रति संवेदनशीलता का विकास, यानी किस तरीके से हम अपने प्रति जो है सेंसिटिव हो सकते हैं। और सेल्फ का मतलब ही क्या होता है, आत्म का मतलब ही क्या है, बहुत बार हम वर्ड पढ़ते हैं आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, सही है, सेल्फ डिपेंडेंस। तो ये जो सेल्फ होता है एक्चुअल में वो क्या होता है, उसका अर्थ क्या होता है, कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं जो लिंक करती हैं, किस तरीके से हम हमारे ऊपर जो है कंट्रोल कर सकते हैं। सही है बेटा, तो उसी से हम जो है अब अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो कंसेप्ट ही समझ लेते हैं, आत्म का मतलब क्या होता है। तो कह रहे हैं आत्म एक ऐसा आकर्षण का केंद्र बिंदु है जिसके इर्द गिर्द अनेक आवश्यकताएं और लक्ष्य संगठित हो रहे हैं। यानी कि सेल्फ के एक तरीके का आकर्षण पॉइंट है जिसके आसपास ही हमारे जो एम्स होते हैं, हमारे जो उद्देश्य हैं, जो हमारी आवश्यकताएं, वो उसी के इर्द गिर्द रहती हैं। इट मीन्स अगर हमें कुछ भी हासिल करना है या हम कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो वो खुद को देख कर ही रखते हैं, अपने आप को ध्यान में देख कर ही हम ये सारी चीज़ों को क्या करते हैं बेटा, डिटरमाइन करते हैं। तो आत्म का मतलब स्वयं से ही होता है, अपने आप से ही होता है। तो अपने आप के प्रति दृष्टिकोणों का विकास का परिणाम ही क्या कहलाया जाता है बेटा, आत्म कहलाया जाता है, यानी कि सेल्फ कहलाया जाता है। तो सेल्फ के अलग अलग जो है डेफिनेशंस हो सकते हैं। आप कोई भी 2 या 3 डेफिनेशंस को जो है याद कर लें। जैसे यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हुई हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि आत्म वह एक तरीका है जिससे कोई भी व्यक्ति स्वयं को देखता है। मतलब आत्म सेल्फ का मतलब क्या होता है, एक तरीका होता है जिसकी वजह से हम अपने आप को देखते हैं, जिसमें हमारी आवश्यकताएं आ सकती हैं, हम किस चीज़ की पूर्ति करना चाहते हैं, ये सारी बातें आ सकती हैं। या अदर देन जो हमारे एम्स हैं, जो हमारी नीड है, ये सारी चीज़ें भी जो हैं इसी के अंतर्गत जो है इंक्लूड होती हैं। जैसे कि जेम्स ने क्या बोला, जेम्स ने बोला कि आत्म सामान्यत अहम के अर्थ में एक एजेंट के रूप में जाना जाता है जो अपनी पहचान की निरंतरता के लिए चेतन रहता है। यानी कि सेल्फ का मतलब क्या है कि हम हमेशा अपने आप को या अपने से जुड़ी चीज़ों को लेकर कॉन्शियस रहते हैं, और यही जो कॉन्शियसनेस होती है हमारी, वही क्या कहलाई जाती है, हमारी सेल्फ कहलाई जाती है। तो जो सेल्फ का जो कंसेप्ट आया है बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो आत्म का जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट में यहाँ पर जो है व्यक्ति की स्वयं की प्रकृति अभिवृत्ति के 3 पहलू होते हैं। 3 तरीके से हम अपने आप को जज करते हैं, कॉग्निटिव तरीके से, अफेक्टिव तरीके से और बिहेवियरल, यानी कि ज्ञानात्मक रूप से, भावात्मक रूप से और व्यवहारात्मक रूप से। अगर इन तीनों की प्रवृत्ति को हम जज करें तो हमारा क्या बनेगा बेटा, सेल्फ बनेगा। इट मीन्स हम यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ तक पहुँच जाएंगे कि आत्म का मतलब क्या है। तो आत्म अपने आप में सेल्फ क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, तो उसके 3 पहलू होते हैं। 3 चीज़ों से उसको जो है देखा जाता है। वो आपका सबसे पहला बेटा कॉग्निटिव होता है, यानी कि सबसे पहला ज्ञानात्मक होता है, फिर भावात्मक होता है, और उसके बाद जो है वो आपका बेटा क्या नाम है, व्यवहारात्मक है, यानी कि आपके बिहेवियर पर डिपेंड करता हुआ नज़र आता है। अब बात करते हैं आत्म और अहम में अंतर क्या होता है, सेल्फ और ईगो क्या होती है। अब देखो ईगोइस्टिक हम बहुत बार बोलते हैं भाई ये तो बहुत ईगोइस्टिक है। तो ईगोइस्टिक क्या है, अहम क्या होता है, और ये सेल्फ कॉन्फिडेंट है या इसमें सेल्फ जो है रिस्पेक्ट है या फिर सेल्फ मोटिवेटेड है। इन वर्ड्स को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो आत्म और अहम इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, ये 1 आध 2 नंबर में कभी कभी जो है 2 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं उसमें पूछ लेते हैं। तो सिंपली अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो लिखा है, फ्राइड ने बोला आत्म और अहम को एक ही माना जाता है, जबकि सैमन का मानना था कि दोनों के बीच में जो है डिफरेंस होता है। और ये डिफरेंस ज़रूर होता है बेटा। आप अगर खुद से भी सोचें तो आपका अहम आपको बर्बाद कर सकता है, लेकिन आपका आत्म आपको बर्बाद नहीं कर सकता। सही है, आपका आत्म जो है वो आपकी प्रवृत्ति पर डिपेंड करता है, आपकी प्रवृत्ति कैसी है। हाँ, आपकी प्रवृत्ति में आपका ईगो आ सकता है, सही है, आपका जो है अहम आ सकता है, लेकिन वो आपका सेल्फ नहीं है, वो आपका आत्म नहीं है, आत्म से थोड़ा सा अलग होता है। सैमंड के अनुसार देखें तो अहम प्रतिक्रियाओं का वह समूह है जिसमें प्रत्यक्षीकरण, चिंतन और स्मरण जो है वो शामिल होता है। यानी कि अगर हम जो है सिंपली बात करें किसकी, अहम के बारे में, यानी कि ईगो के बारे में बात करें तो ईगो में हमारा परसेप्शन कि हम किसको लेकर क्या चीज़ सोच रहे हैं, क्या हमारी विचारधाराएँ हैं, हमारा थिंकिंग प्रोसेस, और साथ में जो है हमारी कितनी मेमोरी पावर होती है, ये सारी की सारी जो है इसके अंदर आती हैं। लेकिन आत्म जो होता है वो व्यक्ति स्वयं के बारे में किस प्रकार की प्रतिक्रिया करता है, ये हमारा आत्म कहलाता है। सही है, अगर मान लो कि जो ईगो है, ईगो में थिंकिंग आ रही है, तो थिंकिंग हम ज़रूरी नहीं है सिर्फ अपनी ही सोचेंगे, हम किसी को लेके भी कोई थिंकिंग सोच सकते हैं जिसकी वजह से हमारा ईगो आगे आ सकता है। लेकिन आत्म में क्या है, हम केवल अपने आप को लेकर सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रियाओं को लेकर सोचते हैं। हमारा जो स्मरण होता है, हमारी जो चीज़ों का रिकॉल जो है करने का तरीका होता है, वो किससे जुड़ा होता है, वो आपका जो है खुद से ही जुड़ा होता है आत्म के अंदर, यानी कि सेल्फ के अंदर।
तो कह रहे हैं इस प्रकार हम देखते हैं कि आदमी के 4 पक्ष हो सकते हैं। व्यक्ति स्वयं का प्रत्यक्षीकरण किस प्रकार करता है, वह अपना मूल्यांकन किस तरह कर रहा है, वह खुद के बारे में किस तरीके की चीज़ें सोच रहा है, वो अपनी क्रियाओं को लेकर किस तरीके से सुरक्षित महसूस कर रहा है, तो ये आत्म कहलाता है। अब बात होती है आत्म पहचान, यानी कि सेल्फ रिकॉग्निशन क्या है। तो अपनी प्रतिक्रियाओं की वजह से, अपनी चीज़ों की वजह से, सही है, जिस प्रकार हम दूसरों को जानने लगते हैं, इसी तरीके से अपने आप को जानना, अपने बारे में अपनी एक सोच का निर्माण करना ही क्या कहलाया जाता है बेटा, सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन कहलाया जाता है, यानी कि आत्म पहचान कहलाई जाती है। सही है। आत्म पहचान के कुछ सिद्धांत हो सकते हैं, मतलब सिंपली तो आत्म पहचान का मतलब ये है अपने बारे में जानना। तो इसके कुछ अलग अलग सिद्धांत हैं। सबसे पहला होता है सामाजिक तुलना का सिद्धांत, जिससे हम जो है सोशल चीज़ों से रिलेटेड, यानी कि थ्योरी ऑफ सोशल कंपैरिजन, इसमें जो है व्यक्ति जो है अपने आप को जो है वास्तविकता को समाज की वास्तविकता के साथ जो है तुलना करना पसंद करता है, और अपने आप को कंपेयर करके देखता है कि हाँ, मैं किस तरीके से समाज में कौन सी स्थिति पर खड़ा हुआ हूँ, किस तरीके से खड़ा हुआ हूँ। जैसे यहाँ पर देखो दिए हुए हैं सिद्धांतों को, अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो कह रहे हैं व्यक्ति के स्व पहचान का आधार भौतिक वास्तविकता तथा सामाजिक वास्तविकता पर सामाजिक तुलना करना होता है। कभी व्यक्ति भौतिक वास्तविकता को, कभी सामाजिक वास्तविकता के आधार पर अपने को दूसरों के व्यवहार से तुलना करने लग जाते हैं। कभी हम हमारे इंटरनल बिहेवियर को जो है सोशल बिहेवियर के साथ कंपेयर करते हैं, कभी कभी हम अपने व्यक्तित्व को किसी दूसरे व्यक्तित्व के साथ कंपेयर करते हैं। मतलब समाज की परिस्थितियों से, समाज की प्रतिक्रियाओं से, समाज की क्रियाओं से हम अपने आप को लिंक करना, अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, और यही जो कंपैरिजन होता है वो बाद में हमारी एक सोच का निर्माण करता है, और वो सोच हमारी खुद को लेकर होती है। खुद को पहचानने का एक तरीका होता है कि हम कहाँ पर किस तरीके से खड़े हुए हैं, हम किस तरीके से अपने आप को कौन सी पोजीशन में पा रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है बेटा, सेल्फ रिकॉग्निशन हो जाता है, यानी कि हम जो है खुद को, अपनी पहचान को बनाना शुरू कर देते हैं। कह रहे तुलना के परिणाम के आधार पर व्यक्ति कोई निर्णय लेता है और अपनी कोई ना कोई छवि या फिर धारणा जो है वो बनाना शुरू कर देता है। जैसे कि फेस्टिगर ने बोला, इसके अनुसार हम अपने समान व्यक्तियों के साथ तुलना के परिणाम स्वरूप अपने स्वयं का मूल्यांकन करते हैं। इन्होंने क्या बोला कि अगर हम सामाजिक तुलना के बारे में बात करें तो ये जो सामाजिक तुलना होती है, जो मूल्यांकन होता है, हम क्या करते हैं अपने आप को किसी अच्छे व्यक्तित्व, अपने जैसे समान व्यक्तित्व जो हमारे अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है हमें कि हमारे मतलब क्या है, हमारे जैसा है, इसमें सिमिलरिटीज़ हमें ज़्यादा देखने के लिए मिल रही हैं, तो उसके साथ अपने आप को कंपेयर करना शुरू करेंगे और फिर एक अपनी धारणा बनाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। कह रहे हैं अपने विचार या फिर योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए व्यक्ति में मौलिक प्रवृत्ति भी पाई जाती है। वो अपने आप को कहीं बहुत ज़्यादा ना समझ ले, वो अपने आप को सबसे अव्वल दर्जे का समझ लेगा या अपने आप को सबसे ज़्यादा सुपीरियर समझ लेगा। तो आप सोच लीजिए वहाँ पर वो ईगो वाली चीज़ आ गई है, सही है, क्योंकि वो तो एक परसेप्शन उन्होंने बना लिया अपने आप को लेकर। तो परसेप्शन नहीं बनाना है यहाँ पर, आपको जो है प्रत्यक्षीकरण नहीं करना है, आपने खुद को खोजना है कि हमारे अंदर ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं, हम किस तरीके से हैं, हम समाज में कहाँ पर जो है स्थित होते हैं, हम कहाँ पर प्लेस होल्ड करके बैठे हुए हैं। तो ये हम जब अपने आप को लेकर सोच रहे हैं ना बिना किसी अहम के, तो वही हमारा एक्चुअल में क्या है, आत्म पहचान कहलाती है, यानी कि सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन जो है कहलाया जाता है। नेक्स्ट जो है वह अपने समान दूसरों के जो है, अगर हम बात करें जो है नेक्स्ट है आपका अवलोकन का सिद्धांत। फिर होता है थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशन, खुद को ऑब्जर्व करके दूसरे व्यक्तियों के साथ, सही है। ये तो पहले तो कंपैरिजन था, अब यहाँ पर कंपेयर नहीं कर रहे हैं, अब ऑब्जर्व कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को अपने आंतरिक स्थितियों का कोई ज्ञान नहीं होता। व्यक्ति इन स्थितियों का परिचित तब होता है जब वह अपने व्यवहारों के अवलोकन से इनका अनुमान करना जो है शुरू कर देता है। यानी कि शुरुआत में हमारे अंदर का कैरेक्टर किस तरीके का है, हम इंटरनली किस तरीके से बिहेव करते हैं, क्या बिहेव करते हैं, ये चीज़ हमें शुरुआत के तौर पर नहीं पता होती। तो इसको पता लगाने का बेस्ट तरीका यही होता है कि किस तरीके से हम अनुमान लगाएं, हम अपनी इंटरनल चीज़ों के बारे में सोचें। सही है। व्यक्ति अपने व्यवहारों का प्रत्यक्षीकरण के आधार पर अपनी अभिप्रेरणाओं को, अभिवृत्तियों को, सही है, या फिर सीखने की चीज़ों का अनुमान लगा सकते हैं। तो हमारा एक परसेप्शन होता है अपने आप को लेकर, हमें पता होता है कि हमारी कैपेबिलिटी कितनी है, हमारी एबिलिटीज़ कितनी हैं, हम कितनी चीज़ों को कितना कर सकते हैं, कौन सा एग्ज़ाम हम क्लियर कर जाएंगे, कौन सा एग्ज़ाम में हमें प्रॉब्लम होगी। अगर हम अभी किसी एग्ज़ाम का अटैम्प्ट कर आए हैं तो उसमें हमारे 30 नंबर आ जाएंगे, 50 नंबर आ जाएंगे। तो एक परसेप्शन हमारा अपने आप को लेकर क्या होता है, पहले से ही सेट होता है। तो वो भी अवलोकन करने में जो है हेल्प करता हुआ नज़र आता है। कह रहे हैं जिस तरह से हम अपने व्यक्तियों के अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों का अवलोकन करके उनके व्यवहारों के बारे में कुछ ना कुछ अपना परसेप्शन बनाते हैं, कुछ निर्णय लेते हैं, कुछ चीज़ों को तय करते हैं, उसी प्रकार हम अपने व्यवहार को लेकर भी चीज़ों को जो है तय कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। अब बात करते हैं सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या होता है। अब ये वाला टॉपिक जो है वो इम्पॉर्टेंट है। एक तो सेल्फ में और ईगो के बीच में डिफरेंस इंपॉर्टेंट था, यानी कि अहम में और आत्म में,
सही है। फिर यहाँ पर जो है सेल्फ कंट्रोल इंपॉर्टेंट होता है कि आत्मनियंत्रण किसे बोलते हैं। आत्म पहचान तो बढ़िया है, अब आत्मनियंत्रण का मतलब क्या है। इसका मतलब आपको नाम से इतना तो समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हम अपने आप को नियंत्रित करके चलते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करके चलते हैं, अपनी मौलिकता को जो है नियंत्रित करके चल रहे हैं, अपने कार्य विधि करने के जो तरीके होते हैं, जो हमारी शैली है, उसको हम किस तरीके से जो है अपने आप में कहीं ना कहीं जो है केंद्रित करके चल रहे हैं और नियंत्रित करके चल रहे हैं, ताकि कुछ ऐसा ना हो कि हमारे थ्रू कोई ऐसी चीज़ हो जाए या हम किसी ऐसी चीज़ पर इस तरीके से रिएक्ट कर दें जो कि समाज के लिए या आगे जाकर कहीं ना कहीं हमारे लिए ही क्या ना हो, हार्मफुल हो। तो ऐसी चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है। तो कह रहे हैं जीवन की विविध आवश्यकताओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए आवश्यक है कि हम परिस्थिति जन्य दबावों को झेलने में समर्थ हों और अपने उन पर नियंत्रण का प्रदर्शन कर सकें। देखो सिचुएशन जो है, इस लाइन का मतलब क्या है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर सिचुएशन बहुत सारी आएंगी। हो सकता है अप्स भी आएँ, डाउन्स भी आएँ, हाई भी आएँ, लो भी आएँ। तो काफ़ी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर आप पे बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जा सकता है। तो उस दबाव को किस तरीके से आपके अंदर झेलने की वो क्षमता होनी चाहिए, किस तरीके से आप जो उन दबावों को झेल सकते हो, सही है, कैसे आप उन परिस्थितियों को पार कर जाओगे, सही है, किस तरीके से आप अपने ज्ञान का वहाँ पर जो है एक तरीके से जो है प्रचार करोगे, किस तरीके से लोगों को पता लगेगा कि आप एक एजुकेटेड इंसान हैं, सही है, आप गाली नहीं बक रहे हैं, आप मार पिटाई नहीं कर रहे हैं, आप उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हैं। तो यही क्या होता है बेटा, आपका आत्म नियंत्रण होता है। तो इसमें हर एक इंसान को इतना समर्थ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो हर परिस्थितियों में सीधा खड़ा रहे, हर परिस्थिति का जो है कहीं ना कहीं जो है ज्ञान करता है, यानी कि प्रॉब्लम ना हो उसको, सही है। और ये तो बहुत ज़रूरी है बेटा, आपको हर परिस्थिति को झेलना आना चाहिए अगर आप जीवन को बहुत अच्छी तरीके से जीना चाहते हैं। तो कह रहे हैं इस संदर्भ में मनुष्य की इच्छा शक्ति या फिर संकल्प शक्ति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है कि इंसान जो है अपने भीतर रूप से, भौतिक रूप से, भौतिक जो उसकी क्या नाम है, अगर हम बात करें सिंपली, अभी हम पढ़ कर आए थे कि जो उसकी भौतिक वास्तविकता है वो एक्चुअल में क्या है, इंसान अपने आप को कितना ज़्यादा कंट्रोल कर सकता है, कितना सेल्फ डिटरमाइन कर सकता है चीज़ों को लेकर। सही ये कह रहे हैं, जैसे हम अपने जो है व्यवहार को प्रयासपूर्वक नियंत्रित या फिर अवरुद्ध कर सकते हैं, हम अपनी आवश्यकताओं को रोक सकते हैं या टाल सकते हैं। मान लीजिए हम किस तरीके से अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, मान लो हमारे पास 100 रुपये हैं लेकिन हमें ख्वाहिश हो रही है जी 1000 की चीज़ की, तो हम किस तरीके से अपनी ख्वाहिशों को, अपनी चीज़ों को जो है दबाना सीखें, कंट्रोल करना सीखें। अगर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और माहौल हम देख रहे हैं कि गुस्सा करने वाला नहीं है, तो किस तरीके से अपने आप को इतना ज़्यादा कंट्रोल किया जा सके कि हम उस गुस्से को भी बैलेंस कर सकें। देखो हर किसी पे हम गुस्सा नहीं उतार सकते, हर किसी को हम अब्यूज़ नहीं कर सकते हैं, मार नहीं सकते हैं। अगर हमें फ्रस्ट्रेशन हो रही है, वो पर्टिकुलर किसी काम की फ्रस्ट्रेशन है, तो उस फ्रस्ट्रेशन को किस तरीके से हमें होल्ड करना है, किस तरीके से हम उन परिस्थितियों को हैंडल कर सकते हैं। सही है, मान लो कोई आ जाए और हमें बोल दे कि जी इस पे तो मर्डर का इल्ज़ाम है, तो अब ऐसा तो नहीं हम उसे पलटे में उसका मर्डर ही कर देंगे। तो ऐसी भावनाएं ज़रूर आती हैं, लेकिन उन भावनाओं को, ज्ञानात्मक संवेगात्मक चीज़ों को किस तरीके से हमें हैंडल करना है, वही हमारा आत्मनियंत्रण जो है वो बेटा कहलाया जाता है। तो इसमें जो है अपनी संतुष्टि को टाल देने की क्षमता को विकसित करना होता है, अपने सेटिस्फेक्शन को, अपनी ग्रेटिफिकेशन को कम करना है। सही है, अपनी चीज़ों को, अपने पहलुओं को थोड़ा सा इतना करना है कि वो आपके ही हाथ में हो कि कब आपको इमोशन दिखाना है। मतलब सिंपली बोलते हैं ना, वही प्यार हो तो भी दिल में रख सकें, नफरत हो तो भी दिल में रख सकें, वक्त आने पर ही चीज़ें निकालनी चाहिए। तो ये चीज़ें आप कैसे हैंडल कर पा रहे हो ना, यही आपका आत्मनियंत्रण कहलाया जाता है, यानी कि यही आपका जो है सेल्फ कंट्रोल कहलाया जाएगा। और इंसान के अंदर अगर वो अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर बनाना चाहता है तो उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सही है, अब देखो बच्चे जो है बहुत बदतमीज़ होते हैं। आप एक टीचर बनेंगे तो बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे जो हैं पेंसिल ठीक से नहीं पकड़ पाएंगे, पेन ठीक से नहीं पकड़ पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे अच्छी तरीके से। तो जब बच्चा ये सारी चीज़ें नहीं कर पाएगा ना, आप देखोगे कि मैं तो 2 घंटे से लिखवा रहा हूँ फिर भी ये बच्चा नहीं लिख पा रहा है, तो फ्रस्ट्रेशन आएगी। लेकिन उस फ्रस्ट्रेशन को आप बच्चों पे नहीं निकाल सकते हैं, आप बच्चों को मार पीट नहीं सकते हैं, आप बच्चे को मुर्गा नहीं बना सकते, आप बच्चे को पनिशमेंट नहीं देने लग जाओगे। तो मतलब इन सारी चीज़ों को आपको जो है अपने ऊपर जो है नियंत्रण करना आना चाहिए कि आप किस तरीके से मनोवैज्ञानिक तौर पर अपने आप को नियंत्रित करोगे, क्योंकि आपको तो उस बच्चे को पढ़ाना है। और ये बात आप भी जानते हैं कि अगर बच्चा 4 साल का है तो उसको एकदम से रीडिंग करनी नहीं आएगी। अगर बच्चा छोटा है तो एकदम से छोटे आ से नार सीख के नहीं आएगा, वो अपने घर से सीख कर नहीं आया है, आपने उसको सिखाना है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, एक टीचर के अंदर सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो
टीचर एब्यूज़ नहीं कर सकता, टीचर बदतमीज़ी नहीं कर सकता, क्योंकि ये टीचिंग की लाइन ऐसी होती है जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल होती है। तो अब इसी रिस्पेक्टफुल लाइन में आप किसी तरीके की कोई बदतमीज़ी नहीं करते हुए भी कभी कभी अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो वो गुस्सा आपको पीना भी पड़ेगा, जैसे कहावत बोल देते हैं। तो उस गुस्सा पीने के लिए क्या है, आपके इमोशंस पर कंट्रोल होना चाहिए, आपके बिहेवियर पर, आपके एक्शंस के ऊपर आपका कंट्रोल क्या होना चाहिए बेटा, भरपूर होना चाहिए। तो इस चीज़ के लिए आपको समर्थ बनाना है, तभी आपको ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर पढ़ाई जा रही है। अब बेसिकली अगर हम यहाँ देखें तो मनोविज्ञान में आत्मनियंत्रण को कभी कभी आत्मनियमन यानी कि सेल्फ रेगुलेशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है उद्दम दबाव यानी कि गुड प्रेशर। जब व्यक्ति प्रतिस्पर्धा में होता है तब वह अभिप्रेरित होता है और स्वयं के नियंत्रण में होता है। सबसे पहला होता है गुड प्रेशर। गुड प्रेशर क्या होता है, ऐसी चीज़ें जब कंपटीशन वगैरह जैसी भावनाएं होती हैं या ऐसी किसी पर्टिकुलर चीज़ में है जहाँ आप कॉम्पिटिटिव माहौल में हो, तो आप खुद को मोटिवेट करने के लिए खुद पर जो है नियंत्रण काबू कर लेते हो, मतलब अपने आप को काबू में रख पाते हो, सेल्फ रेगुलेट कर पाते हो, अपने आप को एक रास्ता, एक वे दिखा पाते हो, एक पाथ दिखा पाते हो, जिसके बलबूते पर आप शायद सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसी चीज़ों में आपके सक्सेसफुल होने के। दूसरा होता है बेटा बैड प्रेशर। कह रहे हैं जब कोई व्यक्ति किसी निर्णयात्मक परिस्थिति या फिर पूर्वाग्रह के वाले वातावरण में होता है और उसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, तो उस व्यक्ति जो है अवसादित महसूस करता है, यानी कि अपने आप को जो है बहुत ज़्यादा जो है डिप्रेस्ड महसूस करता है। और उसी डिप्रेशन में कहीं ना कहीं वो बिना मोटिवेशन के रहेगा तो अपने आप का जो है आत्मनियंत्रण बिल्कुल खो देता है। ना उसका किसी से बात करने का मन करता, ना ही उसको ऐसा समझ आता कि मैं कौन कौन सी जो है वो प्रक्रियाएं कर रहा हूँ या कौन सी मेरी जो हरकतें हैं, मेरी जो प्रवृत्तियाँ हैं वो दूसरों को नुकसान पहुँचा सकती हैं या फ़ायदा पहुँचा सकती हैं। सही है। तो ये वाली चीज़ आ जाएंगी वहाँ पर। जैसे एक एग्जांपल अगर हम देखें तो जो बेचारा मेंटली डिस्टर्ब्ड हो चुका है, सही है, तो उसको नहीं पता है वो किसी को थप्पड़ मार रहा है, किसी को गाली दे रहा है, उसको इतना नहीं पता है कि मैं कौन सी चीज़ें कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ जो हैं उसके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर चली जाती हैं। इवन ये भी बोलते हैं कि कुछ लोग तो अपना आपा खोने पर ही जो है अपना सेल्फ नियंत्रण, जो सेल्फ कंट्रोल है, उसको इतना ज़्यादा लूज़ कर देते हैं कि मर्डर वगैरह तक भी उन लोगों से हो जाता है। तो ये लोग जो कभी कभी क्रिमिनल होते हैं ना, तो आप उनसे पूछेंगे अगर जो प्रोफेशनल नहीं है तो गुस्से में कहीं ना कहीं उनसे जो है किसी का मर्डर या कोई हत्या वगैरह जैसी चीज़ें भी हो जाती हैं। तो अपने आप को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। पता लगा जी अफेयर था और जी अफेयर टूट गया, उन्होंने हमें धोखा दे दिया, जाके उसको मर्डर कर देंगे, तो मर्डर नहीं करना है आपने, डिप्रेशन में भी नहीं जाना है आपने, खुद को संभालना है किस तरीके से आप अपने आप पर कंट्रोल रख सकते हैं। तीसरा होता है बेटा कोई दबाव नहीं, जब कोई प्रेशर ही नहीं होता। तो कह रहे हैं जब कोई व्यक्ति स्वतंत्र होता है और कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, यानी कि कॉम्पिटिशन नहीं होता और वे जो चाहे कर सकता है, तब आत्मनियंत्रण इस बात पर निर्भर करता है कि वह व्यक्ति के क्या अनुभव है, उस बच्चे के अंदर किस तरीके का एक्सपीरियंस है, परफॉर्मेंस उस बच्चे की कैसी परिस्थितियों में कैसी रही है। सही है, क्योंकि दूसरा कोई और व्यक्ति मुकाबले में नहीं है, तो व्यक्ति अपने आप को अभिप्रेरित कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। या तो बहुत कम अभिप्रेरित करेगा, लेस मोटिवेशन होगा उसके अंदर, या फिर मोटिवेशन लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो इन सारी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है वहाँ पर। तो किस तरीके से हम जो है सेल्फ जो है कंट्रोल को ला सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इन वॉट वेज सेल्फ कंट्रोल हेल्प यू, किस तरीके से आपकी मदद कर सकता है। तो ये आपको जो है जीवन पर व्यक्तिगत मास्टरी का आभास करवाता है, जीवन में संतुलन बनाए रखता है, तीव्र संवेगात्मक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। सही है, आपको असहाय की भावना को समाप्त कर देता है, जहाँ पर आप बिल्कुल हेल्पलेस फील करते हो। अगर आप खुद को कंट्रोल कर पा रहे हो, अपने विचारों को संभाल पा रहे हो, अपने इमोशंस को संभाल पा रहे हो, आपका मैनिफेस्टो अच्छा हो जाता है, आपको मनोभाव की जो है नियंत्रित करना आ जाता है। सही है, आप नियंत्रण आ जाएगा, अपने आप को जो है मोटिवेट करना आ जाएगा, प्रेरित करना आ जाएगा, अपनी चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल रखकर जो है समाज में किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है, ये सारी चीज़ें भी आप जो है इन्हीं चीज़ों से सीखते हैं। सही है। नेक्स्ट है आपका जो है आत्मनियंत्रण में बाधक, ऑब्स्टेकल क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है बेटा ज्ञान और बोध की कमी होना। सही है, सबल और अनियंत्रित संवेगात्मक अनुक्रियाएं भी आत्मनियंत्रण में बाधा डालती हैं, कि शुरुआत में ही आपसे जो है अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ नहीं कराई गई हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं नुकसान देंगी। फिर होता है अनुशासन और इच्छा शक्ति ना होना आपके अंदर। सही है, बदलने और सुधरने की इच्छा भी नहीं होना आपके अंदर, आत्मनियंत्रण को सीमित रख देना। सही है, या फिर जो है सीमित करने वाली असुख क्रियाएँ जो है मानना। सही है, मज़ा, ये सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाना, विश्वास कम हो जाना, अंधविश्वास बढ़ जाना,
इन सारी चीज़ों से रिलेट करती हुई चीज़ें ही आप अपनाओगे। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो स्वयं और स्वयं की योग्यताओं में विश्वास का अभाव होना। अपने आप पर कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें करते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको क्लास में बेटा पढ़ाऊँगी कि आपका आत्मनियंत्रण का विकास क्या है, कौन कौन सी विधियाँ हो सकती हैं। फिर सेल्फ स्टीम के बारे में पढ़ेंगे और इस यूनिट को जो है ख़त्म करेंगे थोड़ा सा, सही है। लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से ये वेज वगैरह पढ़ने हैं। अब बात करते हैं विकास। तो विकास आप कैसे कर सकते हो खुद का। तो सर्वप्रथम आप जो है उस क्षेत्र में अपनी पहचान को पाएँ, सही है, जिसमें आप स्वयं पर नियंत्रण करना चाहते हैं। खाना है, खरीदारी है, कार्य है, कोई काम करना है, शराब पीना है, घूमना है, इन सारे अभावों से दूर रहें, सही है। अप्रसन्नता, नाराज़गी, इन सारी चीज़ों पर किस तरीके से आपको जो है प्रयास करना चाहिए कि हम किस तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। अपने थॉट्स प्रोसेस पर जो है काबू पाना आना चाहिए, सही है। फोकस वाली या फिर जो है कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बार बार दोहराएं, सही है, जो आपकी ज़िंदगी में जो है महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे कि पूरे दिन में कई बार दोहराएं कि मैं स्वयं में पूर्ण रूप से नियंत्रित हूँ। बार बार बोलें किस तरीके से आप ये चीज़ें करते हैं, सही है। आप अपने आत्मनियंत्रण दृष्टि को कैसे रख सकते हैं, सही है। आपका आत्मनियंत्रण तब पर्याप्त रूप से सुधरेगा जब आप आपकी इच्छा शक्ति के अनुसार काम करने लग जाएंगे। तो अपने आप को प्रैक्टिस में लाएं किस तरीके से, यही आपके टूल्स भी कहलाए जाते हैं, सही है बेटा। इतना आज आप कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे कंप्लीट करेंगे आपको टॉपिक ये वाला।